यहाँ पर मैं एक जावास्क्रिप्ट, आपको पता है जब हमने विद इन कंपोनेंट यूज करनी है तो सिंगल ब्रेसेस को हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ। और यहाँ अगर सपोज आप वेरिएबल्स है कॉन्स्ट और काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसको मैंने सेव किया और मेन हमारी ये फाइल है app.js। इसके अंदर मैं इसको रैप कर देता हूँ, ये पिछले कोड को भी मैं कमेंट्स कर दूँ, ठीक है। कंपोनेंट का नाम क्या है, काउंट। ओके, और दिस वन इट्स ओके। तो ये इसकी इंपोर्ट आ गई है, ठीक है। जस्ट इसको ब्राउजर में आते हैं, इसका व्यू करते हैं, तो ये आपको क्या शो हो रहा है, 1 इट्स ओके। अच्छा, मैं अपने कोड में 2 बटन बनाता हूँ, सपोज मिसाल के तौर पर, सॉरी। अच्छा, ये एक अलग कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैंने ऐप के अंदर ऐप किया है, दिस वन। तो यहीं पर मैं 2 बटन अगर बनाऊंगी, यू डबल टी बटन, और इसके अंदर इंक्रीमेंट, ठीक है, और सेकंड इसके अंदर डिक्रीमेंट बना लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन बटन को क्लिक करने से क्या हो, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो। तो ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट का। तो इंक्रीमेंट काउंट के नाम से, ठीक है, और सेम एज इट इज यहाँ पर डिक्रीमेंट काउंट। यहाँ मैं ये करता हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, और क्योंकि ये कॉन्स्ट है, इसका स्कोप होता है, यहाँ से लेट चूज कर लें और सेम एज इट इज इस लाइन को कॉपी किया। और अब ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। 2 फंक्शन बनाए, इस फंक्शन का काम क्या है, इस वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और इसका क्या काम है, इसमें डिक्रीमेंट करेगा। इट्स ओके। ये बटन बनाए हैं इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। ये आपका कंपोनेंट किस नाम से है, काउंट, और जो हमारी मेन फाइल है उसका नाम क्या है, app.jsx। इसके अंदर मैंने इसको रैप कर दिया। इट्स ओके। अब ऑफ कोर्स अगर कोड में आए तो ये आपके पास बटन आ गए, ठीक है। अब इसके इस ऑन क्लिक के ऊपर हमने इसको एग्जीक्यूट भी करना है, कि मैं फर्स्ट बटन को क्लिक करूं, उसका जो इवेंट होता है ऑन क्लिक का, तो इसके क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंक्रीमेंट का। और सेकंड वन कौन सा है हमारा, डिक्रीमेंट का। इसको क्लिक करने पर हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिक्रीमेंट का। इट्स ओके, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा कॉलिंग के लिए मैं अलर्ट लगाता हूँ, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि ये फंक्शन कॉल भी हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैंने एक अलर्ट शो कर दिया डिक्रीमेंट का, और इसमें मैंने डिक्रीमेंट। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जावास्क्रिप्ट की एक्सप्लेनेशन में मैं कर रहा हूँ। ओके, अब कोड की तरफ आए, मिसाल के तौर पर मैंने रिफ्रेश किया, अब मैंने इसको क्लिक किया, ये अलर्ट आ गया। इससे क्या हम रहा है कि इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये वैल्यू हमारी सेम एज इट इज है। ओके, अगेन मैंने डिक्रीमेंट को क्लिक किया, ये फंक्शन मेरा डिक्रीमेंट का एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन वैल्यू में चेंजिंग नहीं आई। तो यही चीज़ कल आपको बताई थी कि जो रिएक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या उसके अंदर जो उसकी स्टेट है मैनेज नहीं करता। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, उसकी हुक। फर्स्ट हुक का है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, दैट्स नेम इज यूज स्टेट। तो यूज स्टेट को हम यूज करके देन हम किसी भी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इशू क्लियर हुआ आपको कि अभी मैंने एक वेरिएबल जस्ट डिफाइन किया और ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, ये डिक्रीमेंट का।
ये दो बटन डिफाइन किए हैं, इसको क्लिक करने पर इंक्रीमेंट के फंक्शन में चलना है। ये कॉल हुआ है, मैंने इंडिकेशन के लिए लगाया जिससे आपको आइडिया होगा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन अब देखिए ये स्टेट की जो वैल्यू है काउंट, जिसको मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, ये इससे पहले आप वैसे लिखते हैं काउंट, लेकिन वो उसकी वैल्यू को कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, ना इंक्रीमेंट कर रहा है ना डिक्रीमेंट कर रहा है। तो यही चीज आपको बताई थी कि इसको मैनेज करने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ता है, हुक को। और जो हुक है उसके लिए वो कौन सी हुक होती है, यूज स्टेट को। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट की हुक होती है, उसको आप यूज करते हैं। उसका तरीकेकार क्या, आप एक स्टेट बना लें, नाम कोई भी रख लें, तो जिससे रिलेटेड है आप उसी से फेमिलियर रखें। काउंट, हम काउंटर ऐप बनाना चाहते हैं, काउंट और सेट काउंट। इसका मेथड यही होता है, आप इसमें इसका सेटल फंक्शन और नाम डिफाइन करते हैं, आगे ये यूज स्टेट हुक होती है। ठीक है, ये रिएक्ट में से आपको इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। यहाँ आप लिखते हैं यूज स्टेट। ठीक है, कोई भी हुक होगी उससे स्टार्ट में यूज का वर्ड आएगा। तो मैंने ये हुक को इंपोर्ट कराई, इसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू देखते हैं। डिफॉल्ट क्या, कहाँ से स्टार्टिंग करना है। अगर सपोज मैं इसको 1 कर दूं तो डिफॉल्ट वैल्यू काउंट में क्या होगी, ये। अब मुझे इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है, अब मैंने डायरेक्टली स्टेट को मैनेज करना है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए भी अब मुझे ये लॉजिक यूज नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैंने एक स्टेट बनाई है, तो जो स्टेट का सेटल फंक्शन है उसी के जरिए मैं इस स्टेट के वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि स्टेट की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, अच्छा, अब मैंने ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, तो मैंने क्या करना है, इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। तो सिंपल मैं लिखूंगा सेट काउंट, और जो वेरिएबल है उसका नाम है काउंट +1। ओके, सेम एज इट इज। यहाँ मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को यूजिंग करते हुए स्टेट में क्या कर दूंगा, -1। इट्स ओके। और यहाँ मैंने उस काउंट को क्या प्रिंट करा दिया, यहाँ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या सेट किया, 1। आप कोई भी सेट कर लें। इसको मैंने सेव किया, इट्स ओके। इसको रन किया, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या शो हो रही है, 1। अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर, ठीक है, ये क्या होगी, 2। ये अलर्ट रिमूव कर दे। ठीक है, मैंने समझाने के लिए जस्ट आपको बताया था। तो अब देखिए स्टेट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रही है। डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, स्टेट का पर्पस क्या है, किस तरह हमने यूटिलाइज करना है, उसके सेटर के फंक्शन के थ्रू आपने उसको क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है, और सेटर के थ्रू ही वैल्यू को क्या करना है, मनफी करना है। अच्छा, एक अप्रोच ये यूज होती है बाय यूजिंग सेटर। ओके, या मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, इस अप्रोच को हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। यानी हम डायरेक्टली वी कैन डायरेक्टली चेंज द स्टेट वैल्यू। ठीक है, इस अप्रोच में इसी तरह सेम एज इट इज, अगर यहाँ मैं अगर ये लिखूँ सेट काउंट, ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रीवियस ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ प्रीवियस +1। ओके, सेम एज इट इज, इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स। सेम एज इट इज, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, -1। ओके, मैंने इसको सेव किया और अगेन मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, सेम चीज वर्क कर रही है, कोई डिफर नहीं है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं, यहाँ भी मैंने वही अप्रोच यूज किया स्टेट को अपडेट करने के लिए। थोड़ा सा फंक्शन का लॉजिक चेंज है, इसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें हम स्टेट को डायरेक्टली चेंजिंग कर रहे हैं। इस चीज को कहते हैं फंक्शनल अप्रोच। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप इस फंक्शनल अप्रोच को यूज करो। इसमें ये होता है, इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये क्या करता है, प्रीवियस से मुराद होता है
कि ऑलरेडी जो स्टेट के अंदर वैल्यू है लास्ट वैल्यू इसमें क्या है, अभी तो हमने डिफॉल्ट दिया 1, तो प्रीवियस वैल्यू जो होगी उसको वो लाजमी कंसीडर करेगा, और जो प्रीवियस वैल्यू उसमें क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा सेम एज इट इज। जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसके अंदर उसको वो लेगा, उसमें ये डिक्रीमेंट कर देगा। दोनों अप्रोच वर्क करती है। इस अप्रोच का नाम है फंक्शनल और ये डायरेक्ट अप्रोच है। तो प्रोफेशनली इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज आगे जाके आपको पता चलेगा, आपके पास अगर मल्टीपल स्टेट्स है तो देन आपने अपडेट करना है, तो ये स्टेट हम फंक्शनल को ही प्रेफर करेंगे। तो दो बोथ मेथड तो मैंने दोनों के थ्रू आपको बता दिया। आप वट एवर जो मर्जी यूज़ करें। अभी आपका स्मॉल प्रोग्राम है, सिंगल अप्रोच यूज़ करें स्टेट की, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज आप इस अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिफर नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरह हमने स्टेट को यूज़ किया, उसको इंपोर्ट किया, डिफॉल्ट वैल्यू सेट की, किस तरह उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन बनाया, और स्टेट को कैसे अपडेट किया। और सिंपल ये दो बटन्स हैं, और बटन को क्लिक करने पर इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, डिक्रीमेंट का। और ये चीज़ें आपको बता दी गई थी कि यहाँ हम फंक्शंस को इस तरह नहीं लिखते, ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं, या एरो फंक्शन अप्रोच यूज करते हैं, हम इस तरह भी इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, जो मर्जी अप्रोच को यूज कर ले, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी क्वेश्चन कर ले, फिर आगे मूव होते हैं। सिंपल सा कोड है, एक काउंटर है अपना है जी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले जी। एनी क्वेश्चन? सर बस ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हमने पैरामीटर में जो सेटर दिया था, सेट काउंट, और साथ में काउंट की वैल्यू दी थी, और जब नीचे फंक्शन बनाया तो उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू ली है, तो नीचे हम जो सी मर्जी वैल्यू मतलब के नाम यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखो, दो अप्रोचें बनाई है मैंने, एक तो ये अप्रोच है ना, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। इसमें ये जस्ट फंक्शन का नाम बताया, और ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है। डिफॉल्ट क्या, 1, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, 1। तो इस अप्रोच के अंदर वो क्या करेगा, ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यू क्या थी, 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। एक तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है, आपके जेहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वेरिएबल का नाम यही रख सकते हैं या कोई और, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। ये नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है। प्रीवियस से मुराद क्या है, प्रीवियस वैल्यू। जब भी आप कोडिंग करते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो बेटर अप्रोच यही है कि आप प्रीवियस का ही वर्ड यूज करें। साथ कुछ और भी कन्वेंशन यूज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मकसद है समझाने का, जैसे आइडिया और प्रीवियस से क्या मुराद है, स्टेट की पिछली वैल्यू, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और वापस स्टेट को इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया, ठीक है ना। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच यही है कि आप वो वर्ड यूज करें जिससे आपको समझने में भी आसानी हो कि ये क्या है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर, क्लियर। ये और किसी को clear? आगे चलें, इट्स ओके। मलिक मोहम्मद इस्माइल ने हैंड रेज किया, लेकिन नथिंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा, स्टेट को सपोज यूज किया, इसी के कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं बाय यूजिंग स्टेट। हाँ, मिसाल के तौर पर यहाँ तो मैंने नंबरिंग यूज किया ना। आपने सपोज हम ऐसा काम करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि बटन को क्लिक करने के ऊपर जैसे टॉगल नहीं होता, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाए, और देन अगेन उसको क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड वापस वो आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं, यानी मजीद स्टेट को थोड़ा सा मैंने एग्जांपल एक बनाई, आपको एक शो करवा देता हूँ, और देन वो ही आपको बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये काउंटर में तो इसको मैं क्लोज अप कर रहा हूँ, इसकी आपको भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर
ये ऐप का फाइल है, इसके अंदर एक कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है टॉगल। पहले आपको एक एग्जांपल शो करवा दूं। हाँ जी मलिक, जी आप कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ माइक ऑन म्यूट कर दें। नहीं नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं पूछा, वो पहले ही किया था मैंने हैंड रेस, तो शायद अभी तक। हाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं यही कह फिलहाल तो रहा हूँ हैंड रेज। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अच्छा सपोज ये देखें आपके पास ये टॉगल ऑन है, यहाँ क्या मैसेज आया, टॉगल इज ऑन। अब यहाँ इसका कंटेंट चेंज हो गया, अब क्या आ रहा है, टॉगल टर्न ऑफ। इसको क्लिक किया तो इसका कंटेंट चेंज हो गया। तो ये एक बुलियन स्टेट है। तो इस तरह भी आप ना लॉजिक अपना बना सकते हैं, ये स्टेट के थ्रू ही हो रहा है। तो बहरहाल, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल आपको मैंने शो की है, तो आप इस तरह कोशिश कीजिएगा। तो आप एक स्टेट बनाइएगा बुलियन, और उसमें बटन रख लीजिएगा, और एक दफ़ा क्लिक करें तो क्लिक करने पर वो टेक्स्ट शो हो जाए ऑन का, और दोबारा क्लिक करें तो वो ऑफ का शो हो जाए। तो ये आपकी छोटी सी एग्जांपल है, प्रैक्टिस वो आप कीजिएगा, ठीक है। कोई इशू होगा तो आप शेयर कर लीजिएगा। ओके, तो आपको फर्दर इस तरह गाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। जी शेयर यार। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अच्छा, अभी शायद भाई ने आपको एग्जांपल समझाई थी ये काउंटर ऐप की। उसमें आप एक ये भी चीज़ नोट रखना कि अगर आप उधर रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करते, यानी कि यूजरेट को इंपोर्ट नहीं करते, तो आप इस तरीके से ये भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, रिएक्ट डॉट लगा के। लेकिन ये इसका आपने आर कैपिटल रखना, बस इस चीज़ को वो आपने लाजमी वो ज़हन में रखना है, ठीक है। और ये मैंने एक इफ का फंक्शन लगाया कि काउंटर इज लेस देन 0, तो फिर यानी कि उसको सेट काउंट कर दे 0। ये चीज यानी कि मैंने एक रखी है कि जैसे ही यानी कि आप ये देखें तो सर इंक्रीमेंट में आपकी कर रहा हूँ। स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं हो रही, जस्ट एक मिनट, जी प्रेजेंटिंग पे लगाई तो नहीं। जी सर, अब आ गई। एक मिनट में दोबारा बंद करके चला हूँ। जी अब शो हो रही है। जी सर, हो रही है। हाँ जी। अब ये देखें जिस तरह यानी कि ये फंक्शन लगा हुआ है, और ये आपको फोन सही नजर आ रहा है ना, इसका जूम कर लूँ और के बस ठीक है। सर ओके। चलो ठीक है। अब ये देखें जिस तरह यानी कि इसका स्टेट यूज की हुई है कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट की, और मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करवाया, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लगा के उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने 0 रखी हुई है। तो लेकिन ये कि मैंने सेम एज इट इज जैसे शायद भाई ने आपको बताया कि वैसे ही फंक्शन वो बनाया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने वो चेंजिंग की है। यहाँ पे मैंने ये इफ लगाया कि काउंटर की जो काउंट है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, तो दोबारा से वो सेट काउंट की वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 यानी कि वो कर देगा। तो इसकी एग्जांपल ये है, देखें जरा, जैसे इंक्रीमेंट करते हैं ये हो रहा है, डिक्रीमेंट करते हैं और 0 आती है तो उससे नीचे यानी कि मैंने तो एक ही ये बटन बंद किया हुआ है कि इसको मैंने वो कंडीशनली रेंडरिंग की है कि ये बटन ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाता है, जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करता हूँ वो बटन शो हो जाता है डिक्रीमेंट का। उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर काउंटर दिया है कि ग्रेटर देन अगर 0 होगी, एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एंड वो जैसे ही लगाऊंगा तो ये बटन हमारा यानी कि वो शो हो जाएगा। ये टर्नरी ऑपरेटर का यानी कि वो तरीका कार है, एंड ऑपरेटर लगा के, ठीक है। ये कंडीशनली रेंडरिंग यानी कि इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। काइंडली सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। कंडीशनल रेंडरिंग इस तरीके से की है कि सेट काउंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 है, ठीक है। मैं यानी कि अब उसको अगर मैं ये चीज हाइड करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता इन केस, तो इसको भी मैं फिलहाल के लिए ना वो कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स।
अब ये देखें, जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए ऐप बनाई थी उसमें एक थोड़ा सा यानी कि एक बग है। जैसे ही मैं डिक्रीमेंट करूंगा ये -1 के ऊपर -4 यानी कि ये माइनस होता जाएगा। इसमें हमने ये अप्रोच यूज नहीं करनी, तो इसको यानी कि जस्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे इसकी वो फर्दर जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की थी कि जैसे ही इफ काउंट की वैल्यू जो होगी वो लेस देन वो 0 होगी, तो सेट काउंट की वैल्यू वो आपने ये दूसरा कर देनी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये इफ का फंक्शन लगाया था। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही वो दूसरा वैल्यू चेंज होगी, ये देखें जरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, अब ये पीछे नहीं जा रहा, डिक्रीमेंट का जो है बटन वो वर्क नहीं कर रहा, ये हमेशा इसको वो 0 ही रखेगा। और एक आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक कंसोल करवा के देख लेते हैं। कंसोल के अंदर हम काउंट को चेक करते हैं। काउंट को भी करने की बजाय हम यहाँ पे वो सिर्फ एक लिख देते हैं कि ये रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कितनी बार रेंडर हो रहा है। यूज स्टेट के अंदर देखना, जैसे ही मैं इसके ऊपर इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप ये नीचे देखिए ये रेंडर दोबारा चल रहा है। जितनी बार मैं उसको क्लिक करूंगा उतनी बार ये आपका कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, यानी कि आपकी वो स्टेट उतनी बार ही री रेंडर होगी। ठीक है, जितनी बार इसको मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए वो यानी कि वो आई जा रहा है। फिर रिफ्रेश करता हूँ 0 से, ये देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये 0 की वैल्यू हो तो ये डिक्रीमेंट का बटन भी बंद हो जाए। एक तो मैंने वो 0 की वो सेट की हुई कि 0 से नीचे ना जाए। ये देखिए इसको क्लिक करने से अभी भी रेंडर हो रहा है, ये देखिए हो रहा है ना रेंडर। तो इसको यानी कि इसकी वजह से मैंने कंडीशनल रेंडरिंग की थी कि जैसे ही वो के काउंटर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तब ये डिक्रीमेंट का वो बटन शो करे, उससे पहले ये मुझे वो बटन शो ना करे। 0 के ऊपर ये बटन ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए काउंटर और ग्रेटर देन 0 एंड ऑपरेटर लगा के मैंने बटन को सिर्फ आगे वो शो करवाया हुआ है। ठीक है, इंक्रीमेंट किया, ये देखें डिक्रीमेंट के ऊपर डिक्रीमेंट आ गया। तो अब इसको री रेंडर यानी कि ना तो ये री रेंडर होगा और ना ये शो होगा। ठीक है, अब यानी कि नेक्स्ट जहाँ पे हमने कल क्लास लीव की थी, ये वो आपका वो हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली ऐप हो चुकी है। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस कोड को मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। कल हमने एक वो वीडियो कंपोनेंट बनाया था, तो उसका ना वो यूआई वो खास नहीं था। आज उसको मैंने थोड़ा सा जरा ऑप्टिमाइज किया हुआ है। उसको चलाने के लिए उसका मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ कि उसको मैं पहले इंपोर्ट कर लूँ, ताकि आपको समझा दूँ कि वो यानी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए मैंने उसको यानी कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके वो देखा हुआ है कि अब ये यहाँ पे हम यानी कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स भी आ रही हैं। यही चीज़ हमने कल बनाई थी, वहाँ पर व्यू भी थे और टाइम पीरियड भी था, सारा कुछ। यानी कि ये चैनल का नेम था और ये टाइटल था, ये जो आईडी है उसके थ्रू ये हमें इमेजेस आ रही हैं। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसका डिज़ाइन। वीडियो के अंदर जाके मैंने कुछ भी नहीं किया कल, जो यानी कि काम था जस्ट उसके ऊपर अपनी डीप यानी कि जो HTML है उसको थोड़ा सा बेटर किया है और इसमें थोड़ी सी CSS इंप्लीमेंट की है, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से व्यू नजर आ सके। पिक्चर मैंने ये ली है जहाँ पे हम यानी कि आईडी बेस इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे यानी कि जो डाटा के थ्रू आईडी आ रही है, जैसे ये ID 1 है, ID 2, ID 3, उसी तरीके से हमारी ये जो आईडी है हमने यहाँ पे डायनामिक यानी कि वो आईडी दे दी है। इसको बैकटिक्स के साथ वो शो करके $, जिस तरह हम वेरिएबल साइन करते हैं यानी कि स्ट्रिंग के अंदर, उसी तरीके से इसको यानी कि ब्रेसेस के अंदर वो आईडी को साइन कर दिया, ताकि वो आईडी को चूज करके ये ऑटोमेटिकली जितनी भी अब इमेजेस आएंगी और यानी कि हमारे डाटा में जितनी भी वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि मैं यानी कि एक न्यू वैल्यू ऐड करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी आईडी चेंज करता हूँ। तो आईडी चेंज करने से क्या होगा, ये देखें न्यू पिक्चर आएगी, वो डायनामिकली यानी कि वो ऑटोमेटिकली वो हमें शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक यानी कि हमारा वो पार्ट हो चुका हुआ था, सिर्फ उसमें इमेज ऐड नहीं थी, बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज ही था। ठीक है ना, इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये आगे सर ये कंटिन्यू जो करें। सर ये जो आपने आईडी पास की है, इस अप्रोच को कहते क्या है, नाम क्या है इस अप्रोच का? ये बेसिकली डायनामिकली इमेज यानी कि हम गेट कर रहे हैं थ्रू आईडी।
तो ये इसमें अप्रोच कोई नहीं है, जैसे हमने कल वो प्रॉक्स पास की थी सेम एज इट इज थी। तो अब ये पीछे से यानी कि ये ऑनलाइन एपीआईज यानी कि बने हुए कुछ यानी कि सर्विसेज है, जिस तरह पिक्सम है, वो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर्स वो दे रहे हैं। मैंने उनकी सर्विस यूज की है, वो सिर्फ आईडी बेस पे यानी कि वो पिक्चर शो करवाते हैं। तो मैंने जस्ट अपनी आईडी शो करवाई है और वो उसी से वो आईडी से रिप्लेस हो रही है बस, और कुछ भी नहीं है। ओके हमारी प्रॉक्सी है, जिस तरह हमने ये प्रॉप पास की है, लेकिन जी यहाँ जी पे हमारी वो स्ट्रिंग वैल्यू थी, इसलिए हमने ठीक है सिर्फ इसको डॉलर साइन देके इसको यहाँ पे पास किया है। ठीक ठीक हो गया होगा ना? ठीक होगा। सही है, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं की। तो इसके लिए आपको मैंने एक न्यू गिट का अकाउंट बनाया, जहाँ पे आपको ना वो कोड वो शेयर कर दूंगा, तो कल के लेक्चर का भी आज का भी। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये देखें वीडियो लिस्ट को किया है। रिएक्ट जीएस से ये कहता है कि आप डायरेक्ट है ना, यानी कि एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसको आप डायरेक्ट यानी कि उसके अंदर यूआई और फंक्शनैलिटी उसी के अंदर ना लिखें। वो यानी कि रिएक्ट का पैटर्न ये है कि एक दूसरा कंपोनेंट के अंदर आप वो यूआई को डिजाइन करें, और दूसरे यानी कि कंपोनेंट के अंदर आप उसकी जो फंक्शनैलिटी डिफाइन की जाए। ठीक है, पहले हमने यानी कि वो वीडियो दूसरा ऐप के अंदर काम किया था। अब यहाँ पे देखें, मैंने वीडियो का सिर्फ ये जो HTML वाला जो पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ प्रॉक्स के थ्रू डाटा लेके आ रहा हूँ, और ये उसका यूआई है। यहाँ पे सिर्फ यूआई उसका डिफाइन किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और ये एक है यानी कि वीडियो लिस्ट है, यहाँ पे उसकी सारी फंक्शनैलिटी लिखी जा रही है। ठीक है, जिस तरह हमने कल को डाटा को यानी कि इंपोर्ट किया था, डाटा का फोल्डर यानी कि वो बनाया था और उसमें डाटा की फाइल बनाई थी, उसी डाटा को सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए मैप फंक्शन करवाया, मैप फंक्शन के थ्रू उसी को यानी कि वो यूज कर लिया। ठीक है, अब यानी कि ये चीज तो होगी। कल हमारा यानी कि हम था कि हमने यहाँ पे इसके चिल्ड्रन में बटन पास किया था। अब बटन यानी कि वो तो था, चलो यानी कि हमने एक बार वो बटन वो बना लिया, लेकिन अगर हमने बार बार वो उस बटन को यानी कि कोई ऐसा बटन डिजाइन किया जाए तो उसका एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं जिसको हम रीयूज कर सके बार बार। तो उसके लिए हम यानी कि एक बटन बना लेते हैं जिसको यानी कि हम कह लेते हैं प्ले बटन कह सकते हैं, वीडियो चलाने के लिए या कुछ भी यानी कि कहते हैं। अभी मैं फिलहाल प्ले बटन ही वो रख रहा हूँ। ठीक है, GSX RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट इसका। ठीक है, मैंने ये बटन बना लिया और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सिर्फ बटन टैग प्ले। मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ वो प्ले लिख रहा हूँ शो करवाने के लिए। अब उस बटन को मैं इस जगह पे वो इंपोर्ट करवाता हूँ, ये आ गया प्ले बटन। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्ले, और एक मैं बटन और ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉज। ठीक है, यानी कि एक कंपोनेंट बना लिया हमने, अब उसी को यानी कि हम रीयूज कर सकते हैं। अब इस यहाँ पे हमें क्या वो रिसीव करना पड़ेगा, चिल्ड्रन, यानी कि हम उधर से वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ से हमें चिल्ड्रन की वैल्यू रिसीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्ले की वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे चिल्ड्रन पास कर देंगे। लेकिन अभी भी हमारा बटन नहीं आया, उसकी एक रीजन है क्योंकि हमने उसको यूआई के अंदर वो चिल्ड्रन हमने शो नहीं करवाया। तो उसके लिए इसको हम यानी कि अनकमेंट कर देते हैं, ये जैसे कल किया हुआ था, चिल्ड्रन यहाँ पे डिप बनाई थी और इसी को हमने अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अनकमेंट करने के साथ एक और चीज यानी कि हमारी रहती है, हमने इसको प्रॉप्स के थ्रू रिसीव नहीं किया। अब ये देखें ये बटन हमारे वो बन गए प्ले और पॉज के, यानी कि वो बटन बन चुके हुए हैं। बस इस चीज को यानी कि आपने वो देखना है कि कंसोल डॉट लॉग, यानी कि कंसोल को आपने लाजमी वो चेक करते हैं ना, कि ताकि अगर कोई एरर है तो आपको पता चल जाए। ठीक है, ये देखें पहले जो एरर था चिल्ड्रन इज नॉट डिफाइंड, वो जो मैंने अभी प्रॉप्स में पास किया वो चिल्ड्रन से यानी कि उसको वो मिल नहीं रहा था प्रॉप्स के थ्रू, इसलिए वो यानी कि डिस्प्ले वो उसकी गायब हो गई थी। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ी सी इसकी CSS वो बटन की रखी हुई है, तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। ये सिर्फ CSS है और कुछ भी नहीं है, यानी कि आप बटन के ऊपर मैंने सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने इसको वो पहले लिख के रखा था ताकि वो डिजाइन आसानी से वो हो जाए। अब ये देखें ये प्ले और पॉज का बटन है, जिसना शाहिद भाई ने अभी आपको बताया कि हम यानी कि वो टॉगल वो यूज कर सकते हैं।
हम यानी कि हमें दो बटन यूज करने की क्या जरूरत है, हम यानी कि एक ही बटन को यूज करके हम उससे प्ले भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। तो हम उस अप्रोच को, टॉगल वाली अप्रोच को ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि इन केस मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई फंक्शन पास करना है सबसे यानी कि अभी तक तो हमने सिंपल एक प्रॉप पास की है, यानी कि कोई दूसरा हमने वेरिएबल वो दूसरा पास कर दिया है, या पीछे से कोई ऑब्जेक्ट हमने पास किया है प्रॉप्स के थ्रू। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको वो ना डिफरेंट तरीके से वो करते हैं कि अगर मैं यानी यहाँ पे वो करूँगा फंक्शन पास, मैं एक खुद का वैसी ऑन प्ले का फंक्शन बना लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं अगर क्या करेंगे हम, ये बना हुआ है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस और एरो फंक्शन के साथ कंसोल डॉट लॉग ऑन प्ले यानी कि आ रहा है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये लिखा हुआ है ऑन प्ले एरो फंक्शन के साथ, जैसे कल आपको फंक्शन बनाना बताया था, और ये दूसरा प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज का भी यानी कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, दोनों फंक्शन मैं इस यहाँ पे सेम वो पास करूंगा ताकि दोनों को हम बारी बारी वो चलाएं टॉगल के थ्रू। ऑन पॉज का भी फंक्शन बना लेते हैं, तो इसके अंदर ये देखिए ऑन पॉज आ गया। अब ये क्या एरर दे रहा है, सेमीकोलन लगा दो। नहीं सेमी कॉलन का नहीं मसला, कर्ली ब्रेसेस का मसला है, वो अब क्लियर हो गया। वो कर्ली ब्रेसेस ऊपर वाले की मिस थी जिस वजह से यानी कि वो एरर दे रहा था। तो यहाँ पे हमने कल पास किया था जो वीडियो का जो टाइटल था ना, तो हम कह रहे थे कि वो टाइटल पास करें, वीडियो डॉट टाइटल, ठीक है। तो हम उसको टाइटल को वो पास करते यानी कि वो कर देते हैं। अब ये देखिए साहब का यानी कि वो टाइटल आ गया। अब हमने उसको यानी कि वो पास यानी कि अभी तक हमारा वो कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ तक तो ठीक है, हमने यानी कि फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया है। लेकिन ये है कि अब हम यहाँ से उस प्रॉप्स को, उस फंक्शन को यहाँ से वो रिसीव करेंगे जो हमारे दोनों फंक्शन है। यहाँ पे वो फंक्शन को हमने प्रॉप्स में ले लिया, उसके बाद में अब क्या करना है कि इनको हम वो कंडीशनली वो चलाएंगे। कंडीशनली चलाने का तरीका क्या है कि हम यानी कि एक हैंडल प्ले का भी वो फंक्शन बना सकते हैं, हम एरो फंक्शन के साथ भी फंक्शन बना सकते हैं, और एक हम यानी कि वो दूसरा बना सकते हैं इसके ऊपर भी, सॉरी हैंडल प्ले यानी कि क्लिक का वो फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे बटन के ऊपर हम एक दूसरा इवेंट पास करते हैं जैसे ऑन क्लिक, कि जब मैं ऑन करूँ तो ये यानी कि टॉगल कैसे हो हैंडल क्लिक, ठीक है। मैं जो ऊपर फंक्शन बनाया उसको यहाँ पे सिर्फ यानी कि पास कर दिया है। इसको बस आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने ये ब्रेसेस नहीं देनी, वरना फिर यानी कि वो ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा, ठीक है। इसके बगैर ही आपने इसको पास करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ, लेट के प्लेइंग, अगर यानी कि तो ये प्लेइंग है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। इन केस यानी कि मैं इसको वो करता हूँ, और हैंडल क्लिक के अंदर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ प्लेइंग, कि अगर तो प्लेइंग है तो फिर यानी कि क्या दे के ऑन पॉज, और अगर यानी कि एल्स के अंदर अगर ये दूसरा है ऑन प्ले है, और एल्स के अंदर यानी कि हमें ऑन प्ले दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, और लास्ट पे हम यानी कि हम कर देंगे प्लेइंग इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क और प्लेइंग, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये टॉगल की हमें वो प्रोवाइड करता है। इसमें होता ये है कि अगर यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये बूलियन वैल्यू हमें असाइन करता है, ठीक है। प्लेइंग इक्वल टू नॉट प्लेइंग, यानी कि अगर वो प्लेइंग में अगर ट्रू होगा तो ये उसको यानी कि उल्टा उसका वो चलेगा। तो इसको हम यानी कि अभी चेक कर लेते हैं कि बटन को क्लिक करने से यानी कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए ऑन प्ले किया, ऑन पॉज, ऑन प्ले, ऑन पॉज, ठीक है, ये चीज हो रही है। लेकिन इसमें यानी कि वो अभी हमने थोड़ा सा चेक करना है, अभी ये कंसोल में डाटा शो हो रहा है, अभी हमने इसको चेक करना है कि हमने स्टेट के अंदर भी चेंजिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइकन्स भी आए, कि यानी कि अगर मैं इसको प्ले करूँ और पॉज करूँ यानी कि उसके आइकन आने चाहिए। उसके लिए यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि चिल्ड्रन, यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लेते हैं, स्पैन टैग के अंदर यानी कि मैं इसको वो कर देता हूँ कि अगर तो प्लेइंग की वैल्यू टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू प्लेइंग है, ठीक है,
क्वेश्चन मार्क, तो पॉज और प्ले ये चीज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको इमोजी भी वो जैसा सेंड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ले लेते हैं। ये प्ले बटन के इमोजीज हैं, ठीक है। ये प्ले का इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और ये पॉज का है, किधर गया? ये देखिए हमारे यानी कि वो इमोजी भी आ चुके हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे, तो देखें यानी कि हमारे वो कंसोल के अंदर वो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन स्टेट के अंदर हमारी वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हालांकि इसको तो वो चेंज होना चाहिए था, हमने इसको लगाया है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कि यानी कि प्ले दूसरा अगर प्ले हो रहा था पॉज हो जाए, पॉज है तो प्ले हो जाए, यानी कि टॉगल सिस्टम में यानी कि हमने लगाया था। लेकिन इसको यानी कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट के साथ काम नहीं कर रहे। और यहाँ पे अगर हम यानी कि वो स्टेट पास करते हैं कॉन्स्ट प्लेइंग के नाम से, वो स्टेट पास कर लें सेट प्लेइंग, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो हम होगी यानी कि हम पास करते हैं। मैंने फिर वही रिएक्ट डॉट यूज स्टेट किया है, मैंने इंपोर्ट नहीं करवाया। बस आप इस चीज का ध्यान रखना, आप ये ना कहना बाद में कि मैंने दूसरा इंपोर्ट तो करवाया नहीं है, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है ये वाला, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक तो यानी कि ठीक है। इससे यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, बताएं। नहीं होगी सर, क्योंकि हमने वो उसको अपडेट भी तो करना है ना फंक्शन के साथ। हाँ जी, हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने क्या करना है कि सेट जो प्लेइंग होगी उसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर देना है। ये देखें हो गई। ये अब ऑन प्ले, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें प्ले पॉज दोनों चीजें वो अब प्रॉपर अब ये चल रही हैं, ठीक है। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यानी कि हमने जस्ट एक बार स्टेट पास की है, स्टेट के अंदर हमने उसी प्लेन को हमने जो पहले काम किया था, तो हमने वो बुलियन वाली वैल्यू यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क और दूसरा हमने वो दे दिया इसको। और इसको बुलियन वैल्यू जिस तरह पहले साइन की थी इक्वल टू वाली, ये प्लेइंग अगर होगा तो अगर इनके ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ लें। ये ऑन प्ले कस्टम फंक्शन है, उन्होंने बनाया, बिल्टन नहीं है। इसने क्वेश्चन किया हाँ ऑन ये प्ले पॉज बिल्टन फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये कस्टम फंक्शन बनाया है। ये बेसिकली आपको इसलिए बताया गया है कि अगर कल को आपको किसी भी तरह का यानी कस्टम बटन यानी कि उसकी मैक्सिमम यानी कि आप कस्टमाइजेशन करना चाहे, तो यही कस्टमाइजेशन यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आप मल्टीपल फंक्शन यानी कि ऑन प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। कुछ और भी आपने इवेंट हैंडल करवाना हो, कुछ यानी कि इवेंट ट्रिगर करवाना हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इस मैक्सिमम यही काम होता है बटन के अंदर, जिस तरह का दूसरा ना आप कस्टम बटन बनाते हो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर वो कर लें, ठीक है।